आप सभी लोगों का सीपी स्मार्ट क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग खंड शिक्षा अधिकारी के लिए अगला मॉक टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे। देखिए, मेरी क्लास की टाइमिंग है 2 बजे की, तो आप 2 बजे मेरी क्लास ज़रूर देखें। मेरा वीडियो 2 बजे अपलोड हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम जो मॉक टेस्ट पेपर डिस्कस करने वाले हैं वो है 9वें नंबर का। इससे पहले हम जो डिस्कस कर चुके हैं वो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ हैं, तो आप इसको ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति यानी उषा मेहता किस लिए प्रसिद्ध थी? जो स्वतंत्रता आंदोलन था, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, उसमें इनका क्या महत्व था? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु, यानी जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, तो जो उसमें गुप्त रेडियो का संचालन करती थी तो यही उषा मेहता ही करती थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ की अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? ये 1935 के अधिनियम की बात हो रही है। इसमें जो संघीय प्रशासन के बारे में दिया गया था वो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो लागू नहीं हुआ, फिर भी सवाल उससे आते हैं। इसमें 2 तरह की रिकमेंडेशन थी, प्रांतों के लिए और संघ के लिए। प्रांतीय स्थिति वाली जो प्रशासनिक प्रक्रियाएं थी वो लागू हो गई, लेकिन संघ वाली थी वो लागू नहीं हुई है। फिर भी संघ वाली से सवाल पूछा जाता है। तो राइट आंसर है इसका, गवर्नर जनरल को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है और प्राय चित्रित चित्रकारी है, यानी जो पद्म पाणि, बोधिसत्व के बहुत सारे प्रकार हैं, तो बोधिसत्व में जो पद्म पाणि का चित्र है वो कहाँ पे है चित्रित है? ये बहुत महत्वपूर्ण चित्र था, तो ये अजंता में है चित्रित। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, अजंता में चित्रित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संस्कृति सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्त राजवंशी ऐतिहासिक वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? यानी भारतीय संस्कृति थी, उसके संबंध में सांस्कृतिक इतिहास, इतिवृत्ति यानी यात्रा वृत्तांत, राजवंशों की ऐतिहासिक वीर गाथाएं, इन सबको कंठस्थ करने का काम था, तो मागध का था। ये मागध एक समुदाय था, इसका काम था ये सारे काम करना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ है, ये पूछा जा सकता है, हर बुक में आपको नहीं मिलेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? देखिए, ऑल इंडिया होम रूल लीग ने 1920 में अपना नाम परिवर्तित किया और स्वराज सभा नाम अपना इन्होंने रख लिया। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। समाज में समानता के होने का एक नियत अर्थ यह है कि उसमें, यानी किसी समाज में समानता है तो उसका अर्थ क्या निकाल सकते हैं इनमें से? तो वो आपको बताना है। तो राइट आंसर है इसका, विशेष अधिकारों का अभाव, यानी किसी के लिए विशेष अधिकारों का अभाव है अगर समाज में समानता होने का यह नियत अर्थ निकाला जा सकता है। अवरोधों का अभाव ये नहीं हो सकता है, प्रतिस्पर्धा का अभाव ये भी नहीं, और विचारधारा का अभाव ये भी नहीं। ये तीनों तो होती हैं, लेकिन समानता किसी समाज में है तो विशेषाधिकारों का अभाव ये हो सकता है। ये अलग है कि कुछ अपवाद भी होते हैं, लेकिन अगर इन जनरल पूछा जाएगा तो आंसर यही होगा। कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है ये, ऐसे सवाल आपको पता होने चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किस में प्रतिष्ठित है? तो भारत के राज्य में कल्याणकारी राज्य का जो आदर्श प्रतिष्ठित है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, DPSP में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में DPSP का उल्लेख है तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए जो जिसका अनुमोदन आवश्यक है तो वह है भारत की संसद। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय के 7 शक्तियों के बारे में या कर्तव्यों के बारे में उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में। तो आपको उच्चतम न्यायालय वाला चैप्टर जाके देखना है, उसमें 7 कौन कौन से हैं
केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले जो विवादों का निर्णय है वो उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी मूल अधिकारिता के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवाद, पहला तो यह है। दूसरा इसमें है राज्य और राज्यों के बीच होने वाले विवाद, ठीक है। और केंद्र और राज्य के बीच, यानी केंद्र और प्लस एक राज्य हो, केंद्र और कई सारे राज्य हों, और राज्य और राज्यों के बीच विवाद। तो ये तीन मूल शक्तियां हैं, मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती हैं उच्चतम न्यायालय के। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किस में निहित है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों में संख्या की वृद्धि जो करने की शक्ति निहित है वो भारत की संसद में निहित है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको देखना है कब कब इनकी संख्या में वृद्धि की गई है। अभी फिलहाल में कितनी है? फिलहाल में 31 है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है, तो किसके लिए की जाती है? तो केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस देश में आय का पुनर्वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग है? यहाँ होगा आय का पुनर्वितरण, यानी पुनः एक जगह से लेके उसको अन्य दूसरे सभी लोगों में विभाजित कर देना, तो वो होता है पुनर्वितरण, ताकि सामाजिक असमानता बहुत ज़्यादा ना रहे और किसी धन का संकेंद्रण एक जगह ना रहे। तो राइट आंसर इसको हो जाएगा प्रगामी व्यय से संयुक्त प्रगामी कराधान। प्रगामी व्यय होते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स, जिसमें प्रत्यक्ष कर आते हैं, जो सीधे जो कमाने वाला है उसी पर लगता है, तो उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। अब प्रतिगामी जो कर हैं, प्रतिगामी कर हैं, इनको बोलते हैं अप्रत्यक्ष करों का दूसरा नाम है। अप्रत्यक्ष कर वो होते हैं जिस पर लगाए जाते हैं उससे वसूले नहीं जाते हैं, जबकि जिस पर लगाया जा रहा है वो दूसरे व्यक्ति से वसूलता है, तो उसमें अप्रत्यक्ष कर में आता है। और जो सीधे जिस व्यक्ति पर लगाया जा रहा है उसी से वसूला जाए तो वो प्रगामी या प्रत्यक्ष कर में आता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है, तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम का जो लोगो है तो ऑप्शन ए शेर मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत के कारण फिर से बहुत चर्चा में है, तो इसीलिए मैंने इसको लिया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी, तो स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा है वो 1948 में की गई थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 1948। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विकास अधिनियम पारित हुआ था, जो एमएसएमई एक्ट है ये कब पारित हुआ था? तो ये 2006 में हुआ था, लेकिन फिलहाल इसकी परिभाषा में परिवर्तन किया गया है। पहले वस्तु और सेवा के लिए अलग अलग परिभाषाएं थी, लेकिन अभी सबके लिए एक ही परिभाषा कर दी गई, यानी सूक्ष्म लघु और उद्यम, ये 3 परिभाषाएं बना दी गई हैं। तो आपको देखना है कि उसमें क्या परिवर्तन किया गया है। पहले सूक्ष्म में अगर आपको करना है तो इसमें वस्तु और सेवा की अलग डेफिनेशन थी, ऐसे ही लघु में थी वस्तु और सेवा, ऐसे ही मध्यम में थी वस्तु और सेवा। तो इस तरह कुल 6 कैटेगरी बन जाती थी, लेकिन अब 3 ही बची हैं और वस्तु और सेवा दोनों को मिला के एक ही कर दिया है। सूक्ष्म के लिए वस्तु सेवा एक है, लघु के लिए वस्तु सेवा एक है, मध्यम के लिए वस्तु सेवा एक है। तो आपको जाके देखना है कि ये अभी डेफिनेशन जो चेंज की गई है उसमें क्या किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है, तो भारत में जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है वो है थोरियम। ये जो कृष्णा नदी की बालू है उसमें मिलता है बहुत ज़्यादा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। मोनोइट्स बालू है उसमें मिलता है ये, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन में इसका प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है? तो ये ऐसे प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो इम्यूनोलॉजी का जनक है तो वो है एडवर्ड जेनर, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है एडवर्ड जेनर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध होती है, देखिए गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध होती है तो वो होती है विटामिन ए। विटामिन ए का मुख्य स्रोत होता है केराटिन, और केराटिन है इसमें, इसके गोल्डन कलर जो रंग होता है, कलर होता है, उसके लिए जिम्मेदार है केराटिन। और गाय के दूध के पीले कलर के लिए भी जिम्मेदार है केराटिन। तो इस गोल्डन धान में भी इसके लिए यही जिम्मेदार है। और ये
कन्वर्ट हो जाती है विटामिन ए में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इबोला वायरस की पहचान सर्वप्रथम कब की गई थी? तो इबोला वायरस की पहचान सर्वप्रथम की गई थी, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1976। इबोला वायरस सर्वप्रथम पहचाना गया था 1976 में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से दो रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाली रेल लाइन को यूनेस्को की धरोहर के रूप में मान्यता दी गई है, तो वह दो स्टेशन कौन से हैं वो आपको बताना है। तो सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग को जोड़ने वाली जो रेल लाइन है उसको यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया है, तो इसलिए ये पूछा जा सकता है। फिलहाल नहीं किया गया है, पहले किया गया 1-2 साल पहले, लेकिन फिर भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं इसलिए मैंने लिया इसको। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए कोचीन है वो प्राकृतिक पतन है, तो ये भी सही है। जवाहरलाल नेहरू पतन भारत का एकमात्र मशीनीकृत पतन है, तो ये भी सही है। कांडला ज्वारीय पतन है, ये ज्वारीय, यहाँ पे ज्वारीय होगा, तो ये ज्वारीय पतन है। चेन्नई भारत का सबसे गहरा पतन नहीं है, भारत का सबसे गहरा पतन है वो है विशाखापट्टनम, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसमें पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन ए। चेन्नई भारत का सबसे गहरा पतन नहीं है, भारत का सबसे गहरा पतन है विशाखापट्टनम, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? तो ग्रीन गोल्ड किस्म है यह चाय की किस्म है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ग्रीन गोल्ड जो किस्म है वो चाय की है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? तो अक्साई चीन का भाग है लद्दाख का पठार, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, लद्दाख का पठार। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो नेलांग घाटी आपको एटलस में जाके देखना है, ये उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेलांग घाटी है ये उत्तराखंड में स्थित है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।